खबरदार जो अब दोबारा हाथ उठाया तो, हॉल में कहती इस मर्दाना और रोबदार आवाज़ ने जैसे वहाँ मौजूद हर शख्स को पत्थर का कर दिया। मेरी सास का हाथ हवा में ही मुअल्लक़ रह गया, जो अभी मेरे गाल पर दूसरा थप्पड़ रसीद करने के लिए उठा था। मेरी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैं ज़मीन पर गिरी सालन की डिश और टूटी प्लेटों के दरमियान कांप रही थी। सबकी नज़रें दरवाजे पर खड़े इस शख्स पर थी। यह हमारे घर का मामला है बेटा, तुम बीच में मत पड़ो। सास ने हकलाते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। यह घर का मामला नहीं, यह खुला जुल्म है और मैं अपने होने वाले ससुराल में ये तमाशा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपको लगता है कि इस गिरी हुई हरकत के बाद मैं खामोश रहूँगा? इस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया। इसके लम्स में हमदर्दी थी या अपनायत में समझ नहीं पाई। आज के बाद इस लड़की की तरफ किसी ने मैली आंख से भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हॉल में छाई मौत जैसी खामोशी बता रही थी कि आने वाला वक्त बहुत कुछ बदलने वाला था। मेरा नाम सबा। कहते हैं गुर्बत इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, लेकिन मेरे अब्बा ने कभी हमें इस एहसास के साये में भी नहीं जीने दिया। हम 4 बहनें थीं और कोई भाई नहीं था। अब्बा एक मामूली मजदूर थे। सारा दिन धूप में जलते, ईंटें धोते और शाम को जब घर लौटते तो इनके हाथों में फल या मिठाई का छोटा सा लिफाफा ज़रूर होता। लोग इन्हें ताने देते थे कि 4 बेटियां हैं, कैसे ब्याह होगे, मगर अब्बा हमेशा मुस्कुरा कर कहते, मेरी बेटियां बोझ नहीं, मेरी रहमत हैं। अल्लाह खुद रास्ते बनाएगा। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए घर के हालात का बोझ मेरे कंधों पर महसूस होता था। हमारे घर की छत बची थी, लेकिन दीवारें मोहब्बत से पक्की थी। जब मैं 20 साल की हुई तो मोहल्ले की औरतों ने बातों की तीर बरसाना शुरू कर दिए। अरे रहमत बीबी, बच्ची जवान हो गई है, कब तक घर बिठाए रखोगी? ज़माना बहुत ख़राब है। ये जुमले मेरी माँ का कलीजा छलनी कर देते थे। फिर एक दिन अब्बा काम से घर आए तो इनका चेहरा खुला हुआ था। उन्होंने आते ही माँ को खुशखबरी सुनाई। सबा की माँ, अल्लाह ने सुन ली। आज ठेकेदार साहब की मुंशी ने अपनी बेटे वसीम के लिए सबा का रिश्ता मांगा है। लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है और छोटा मोटा अपना काम करता है। माँ ने शुक्राने की नकल अदा किए। जब वो लोग मुझे देखने आए तो मेरी सास, जो इस वक्त बहुत मीठी बनी हुई थी, मुझे सर से पाँव तक टटोल कर देखा। माशाल्लाह, बच्ची तो प्यारी है, बस हमें जहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस बच्ची सलीका मंद होनी चाहिए। मेरी होने वाली सास की इन चिकनी चुपड़ी बातों ने मेरी सादा लुह वालिदैन का दिल जीत लिया था। वसीम खुद भी साथ आया था। वो खामोश, तबाह और सुलझा हुआ लग रहा था। शादी की तारीख तय पा गई। अब्बा ने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी ताकि इनकी लाडली बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो। जिस दिन मेरा निकाह था, घर में बहुत चहल पहल। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। जब अब्बा मेरे पास आए, इनकी आंखों में आंसू तीर रहे थे। मेरी गुड़िया, आज तुम पराई हो जाओगी। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हारे लिए किया है, लेकिन फिर भी कोई कमी रह जाए तो माफ़ कर देना। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा। अब्बा, आपने तो मुझे शहजादियों की तरह पाला है। मैं इनके गले लग कर रो पड़ी। फिर रुखसती के वक़्त अब्बा ने मुझे एक बात कही जो मेरे दिल पर नक़श हो गई। बेटा, ससुराल में ज़बान मीठी रखना और आंखें नीचे। गरीब बेटियों का असल जहेज़ इनकी तरबियत होती है। बस मेरी इज्जत का ख्याल रखना। मुझे क्या मालूम था कि ये तरबियत और इज्जत का पास ही आगे चलकर मेरा इम्तिहान बनने वाला था। मेरी डोली उठी और मैं अपने प्यारे घर को छोड़कर वसीम के घर आ गई। मेरा ससुराल बेज़ाहिर एक मिडिल क्लास घराना था, लेकिन यहाँ की फ़िज़ा हमारे घर से बहुत मुख्तलिफ थी। वसीम की माँ और बहन, जिन्हें मैं प्यार से आप ही कहती थी, इनके तेवर शादी के अगले ही दिन से कुछ बदले बदले लग रहे थे। कि सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बनाने गई तो सास वही खड़ी थी। बहू, हमारे यहाँ देर तक सोने का रिवाज नहीं है। और सुन, वसीम को पराठे करारे पसंद है, ज़रा ध्यान से बनाना, ये ना हो कि पहले दिन ही बदमज़गी हो। इनके लिए मैं जो कड़वाहट थी वो कल वाली मिठास से भी बिल्कुल अलग थी। वसीम बहुत अच्छे शौहर थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जब उन्होंने मुझे मुँह दिखाई में सोने की अंगूठी दी तो बोले, सबा, मैं जानता हूँ यह घर तुम्हारे लिए नया है। अम्मी का मिजाज थोड़ा सख्त है, लेकिन तुम दिल पर मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
वसीम की मोहब्बत ने मुझे हर डर से बेनियाज कर दिया था। मुझे लगा कि अब्बा ठीक कहते थे, मेरी किस्मत अच्छी है। मैं बहुत खुश थी कि मुझे वसीम जैसा जीवन साथी मिला, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि खुशी का ये सूरज बस कुछ ही देर का मेहमान है। एक रात अब्बा ने बातों ही बातों में एक अजीब जिक्र छेड़ा था। वो बहुत उदास थे और पुरानी तस्वीर देख रहे थे। सबा बेटा, काश आज मेरा भाई जिंदा होता या हमसे न बिछड़ा होता तो हमारे हालात ऐसे ना होते। दौलत का नशा इंसान को अपनों से दूर कर देता है। मैंने पूछा, कौन सा भाई? अब्बा उन्होंने बात टाल दी। छोड़ो बेटा पुरानी बातें, बस इतना समझ लो कि कुछ रिश्ते खो जाएं तो फिर भी नहीं मिलते। शायद वो किसी और दुनिया का बासी बन चुका है। मुझे इस वक्त इनकी बात की गहराई समझ नहीं आई थी, लेकिन दिल में कुछ एक अजीब सा दुख लगा रह गया था कि अब्बा किसकी बात कर रहे हैं। क्या वाकई हमारा कोई ऐसा अमीर रिश्तेदार था जिससे हम लाइल थे? खैर, शादी के इब्तिदा दिन गुजर रहे थे। मेरी ननद जहाँ अरा यूनिवर्सिटी जाती थी और ख़ुद को आसमान की मखलूक समझती थी, वो मुझे हमेशा हकारत से देखती। भाभी, ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दें और ध्यान रहे शिकन ना आए। वो हुक्म चलाती और मैं मुस्कुराकर मान लेती, क्योंकि अब्बा ने कहा था कि ससुराल वालों का दिल जीतना है। अभी मेरी खुशियों को पर लगे ही थे कि 1 साल का अरसा पलक झपकते गुजर गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तकदीर मेरे सर पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। एक जहरीली मुस्कुराहट वो मनहूस दिन भी कैलेंडर पर मौजूद था, जिसने मेरी मांग उजाड़ दी थी। शादी को अभी 11 महीने ही गुजरे थे और हमारी पहली सालगिरह आने में चंद हफ्ते बाकी थे। इस सुबह वसीम दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मैं इनका नाश्ता मेज़ पर लगा रही थी। वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। सबा, आज जल्दी तैयार रहना, शाम को हम बाहर खाना खाने चलेंगे। तुमने कहा था ना कि तुम्हें वो नए रेस्टोरेंट का खाना पसंद है। वसीम ने टाई की गिरह ठीक करते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाया। वसीम, आप रहने दे, घर के खर्चे पहले ही बहुत हैं और अभी तो कमेटी भी निकलनी है। वसीम ने प्यार से मेरा हाथ थामा और बोले, अरे पगली, पैसे तो हाथ की मैल है। मेरी असल दौलत तुम और तुम्हारी खुशी है। बस तुम तैयार रहना। वो मुस्कुराते हुए घर से निकल गए और मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें तब तक देखती रही जब तक वो गली के मोड़ से ओझल ना हो गई। मुझे क्या मालूम था कि मैं इन्हें आखिरी बार जिंदा देख रही हूँ। मैं सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रही और शाम का इंतज़ार करने लगी। शाम के 6 बजे का वक़्त था। बाहर बादल घर कर आए थे और हल्की बूंदी बांदी शुरू हो चुकी थी। अचानक घर घर करके फ़ोन की घंटी बजी। मैं किचन में थी, इसलिए मेरी ननद जहाँ आरा ने फ़ोन उठाया। हेलो जी, कौन? जहरा ने लापरवाही से पूछा। अगले ही लम्हे इसके हाथ से रिसीवर छोड़कर नीचे लटक गया और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। अम्मी, अम्मी, गज़ब हो गया, भाई का एक्सीडेंट हो गया है। ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मैं भागकर बाहर आई। सास नमाज की चादर सर पर रखी कमरे से बाहर निकली। क्या बक रही हो? मेरे बेटे को क्या हुआ? अम्मी, हॉस्पिटल से फ़ोन था, वो कह रही है हालत बहुत नाजुक है। जहारा रोते हुए बोली। हम सब पागलों की तरह हॉस्पिटल पहुंचे। वहां इमरजेंसी वार्ड के बाहर भीड़ थी। डॉक्टर बाहर निकला तो सास ने लिपक कर इसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? बोलो, वो ठीक है ना? डॉक्टर ने सर झुका लिया और भारी आवाज़ में बोला, हम शर्मिंदा हैं। मरीज को सर पर बहुत गहरी चोट आई थी, हम उन्हें बचा नहीं सके। इस एक जुमले ने मेरी दुनिया अंधेरा कर दी। सास वही फ्रेश पर गिर गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। हाय हाय, मेरा शेर जैसा जवान बेटा चला गया। हाय, मैं लुट गई। मैं बुत बनी दीवार के सहारे खड़ी थी। मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। वसीम का वादा याद आ रहा था कि वो शाम को जल्दी आएंगे। वो आए तो सही, लेकिन कफन ओढ़कर लाश घर पहुंची तो कहरम मच गया। मोहल्ले की औरतें जमा हो गई। अभी जनाजा उठा भी नहीं था कि सास का रवैया मेरे साथ बदलना शुरू हो गया। मैं वसीम के चेहरे के पास बैठी रो रही थी कि सास ने मुझे बाजू से पकड़कर जोर से झिंझोड़ा। अरे हट मनहूस, खा गई मेरे बेटे को। अभी साल नहीं गुजरा और तूने मेरा घर उजाड़ दिया। ये सब तेरे मनहूस कदमों का असर है। सास ने सबके सामने मुझे धक्का दिया। औरतों ने सास को समझाने की कोशिश की। बहन, होश करो, ये अल्लाह की रज़ा थी।
बच्ची तो खुद बेवा हो गई है। लेकिन सास की आंखों में नफरत के शोले थे। कैसी रेजा, जब से ये मेरे घर आई है कारोबार बंद हो गया है और आज मेरा बेटा ही चला गया। ये डायन बेतदफीन के बाद अब्बा और अम्मा मुझे लेने आए। अब्बा का चेहरा जर्द था और वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे। वसीम के गम ने इन्हें भी तोड़ दिया था। बेटी, अब यहाँ क्या रह गया है, चलो हमारे साथ। अब्बा ने मेरा सर चूमा। मैं अपना सामान समेटने लगी तो मेरी नज़र अपनी तीनों कुंवारी बहनों पर पड़ी जो ये कोने में सही खड़ी थी। अब्बा का काम बंद हो चुका था और वो बूढ़े हो चुके थे। वसीम ही तो थे जो कभी कभार अब्बा की मदद कर देते थे। अब अगर मैं भी बेवा होकर वापस जाती तो इनका बोझ कैसे उठता। मेरी वजह से मेरी बहनों के रिश्ते भी रुक जाते। मैंने दुपट्टे से आंसू पहुँचे और फैसला कर लिया। मैं अब्बा के पास जाकर बोली, अब्बा मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरा घर है, वसीम की यादें हैं, यहाँ मैं इद्दत यही पूरी करूँगी। अम्मा ने रोते हुए कहा, सबा, यहाँ तेरी सास का रवैया देख रही है तो ये तुझे जीने नहीं देगी। अम्मा, अल्लाह मालिक है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, आप बस दुआ कीजिएगा। मैंने दिल पर पत्थर रखकर इन्हें वापस भेज दिया। अब्बा और अम्मा रोते हुए रुखसत हो गए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ मुझे एहसास हुआ कि मैंने शेर की खुचार में अकेले रहने का फ़ैसला कर लिया है। अगले ही सुबह सास मेरे कमरे में आई। मैं जाई नमाज पर बैठी थी। सुनो महारानी, वो वक़्त गया जब मेरा बेटा तुम्हारे नखरे उठाता था। अब इस घर में रहना है तो नौकरानियों की तरह काम करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की जगह नहीं है। ये उठो और सफाई शुरू करो। मैंने खामोशी से सर झुका लिया और किचन की तरफ चल दी। जहारा कुर्सी पर टांग रखे बैठी सेब खा रही थी। मुझे देखते ही बोली, भाभी मेरे कमरे की भी सफाई कर दीजिएगा, मुझे डस्ट एलर्जी है इसलिए मैं खुद नहीं करूँगी। इनके लहजे में वही जहर था जो सास की बातों में था। मैं समझ गई थी कि वसीम के जाते ही मेरे सर से इज्जत की छत छीन ली गई है और अब मुझे इस घर में अपनी सांसों का कीमत जिल्लत सहकर अदा करनी होगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो जुल्म के वो पहाड़ टूटने वाले थे जिनका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल रहे थे मगर मेरे लिए हर गुजरता लम्हा किसी अजाब से कम नहीं था। वसीम को गए अभी कुछ ही अरसा गुजरा था लेकिन इस घर में मेरी हैसियत घर की बहू से कम होकर एक मुफ्त की मुलाजिमा जैसी हो गई थी। मैं सुबह सवेरे उठती, झाड़ू पोछा करती, नाश्ता बनाती और फिर सास और ननन के उठने का इंतज़ार करती। एक सुबह मैं किचन में बर्तन धो रही थी कि सास की आवाज़ गूंजी, अरे नवाबजादी, नाश्ता कब मिलेगा या आज भी भूखा मरने का इरादा है। मैं जल्दी से हाथ पोंछती हुई ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंची। जहारा पहले से कुर्सी पर विराजमान थी। मैंने लरज से हाथों से चाय का कप सास के आगे रखा। उन्होंने ये घूंट भरा और अगले ही लम्हे गर्म चाय प्याली समेत फ्रेश पर दे मारी। ये क्या है, इतनी चीनी तुम चाहती हो मुझे शुगर हो जाए और मैं भी मर जाऊं ताकि इस घर पर तुम्हारा राज हो। वो चीखी। मैं सहम कर पीछे हटी। नहीं अम्मा जी, मैंने तो रोज़ की तरह ही चीनी डाली थी। ज़बान चलाती है। आगे से सास ने गुस्से से मुझे घूरा। मनहूस कही कि जब से इस घर में आई है बरकत उठ गई है। मेरा हंसता बसता घर वीरान कर दिया तुमने। अपना ये मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से क्यों नहीं चली जाती? क्यों हमारे सीने पर मूंग दिल रही हो? मैं खामोशी से इनकी ये जहरीली बातें सुनती रही और झुककर टूटी हुई प्याली के टुकड़े समेटने लगी। मेरी आंखों से आंसू टपक कर फर्श पर गिर रहे थे। मेरे पास जाने को कोई ठिकाना नहीं था। मैं के जाती तो गरीब वालिदैन पर बोझ बनती और छोटी बहनों के रास्ते रुक जाते। इसलिए मैं खामोशी को ओढ़ना बिछोना बना लिया था। अभी के मेरे शौहर की वफात को 6 माह भी पूरे नहीं थे और मेरी इद्दत के दिन ख़त्म होने के करीब थे कि घर में एक नई खुशी की खबर आ गई। एक दिन जहारा यूनिवर्सिटी से आई तो इसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। अम्मी, आपको पता है मिसेस अंसारी ने मेरा रिश्ता मांगा है। जहारा ने जोश से बताया। सास की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी फैमिली है। लड़का क्या करता है? लड़का अमेरिका से पढ़कर आया है। अम्मी, बहुत अमीर लोग हैं, इनका अपना बड़ा कारोबार है। जहारा ने फ़ख्र से गर्दन अकड़ाई। मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। अभी तो मेरे शौहर की खबर की मिट्टी भी नहीं सूखी थी। वो इनका इकलौता बेटा था और ये लोग अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे थे।
لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ دنیا کی رسمیں ہیں، زندگی کسی کے جانے سے رکتی نہیں ہے۔ بیٹی کی خوشی تو ماں کو عزیز ہوتی ہے۔ شام کو مہمانوں کے آنے کا وقت طے ہوا۔ ساس میرے کمرے میں آئی اور سخت لہجے میں بولی، خبردار جو تم مہمانوں کے سامنے آئی، اپنا یہ منحوس سایہ میری بیٹی کی خوشیوں پر مت ڈالنا۔ تم بس کچن میں رہو گی اور وہیں سے چائے پانی بھیجواؤ گی، سمجھی؟ میں نے سر جھکا کر کہا، جی بہتر۔ شام کو مہمان آئے۔ لڑکے کی ماں اور بہنیں آئی تھی۔ انہوں نے جہارا کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ لڑکا چونکہ امریکہ پلٹ تھا اور کافی ماڈرن تھا، اس لیے انہوں نے چھٹ منگنی اور فٹ بیاہ کی خواہش ظاہر کی۔ جب مہمان چلے گئے تو جہارا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ میرے پاس کچن میں آئی جہاں میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ بھابھی دیکھا آپ نے، میرے نصیب کتنے اچھے ہیں، لڑکا امریکہ ریٹرن ہے۔ اب میں اس گھر کے چھوٹے موٹے مسائل سے دور ایک الگ دنیا میں رہوں گی۔ میں نے مدھم لہجے میں کہا، مبارک ہو جہارا، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اس نے حقارت سے مجھے دیکھا۔ ویسے بھابھی، آپ کو تو جلن ہو رہی ہوگی نا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور آپ یہی سڑ رہے ہیں، لیکن کیا کریں، قسمت اپنی اپنی اس کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ کتنی آسانی سے میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی کبھی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی اور میری بھی بہت سی امیدیں تھیں جو اب خاک میں مل چکی تھی۔ اگلے چند دنوں میں بات پکی ہو گئی۔ ساس کا رویہ مزید فرعون جیسا ہو گیا۔ وہ بات بات پر مجھے جتاتی کہ ان کی بیٹی لاکھوں میں ایک ہے اور میں 2 ٹکے کی ہوں۔ ایک دن ساس نے مجھے بلایا اور حکم صادر کیا، سنو، لڑکے والے رسم کے لیے آ رہے ہیں، پورے گھر کی صفائی ہونی چاہیے اور کھانے کا انتظام بھی گھر پر ہی ہوگا۔ مجھے کسی قسم کی کمی برداشت نہیں ہوگی۔ اگر میری ناک کٹے تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والے دن میرے لیے مزید کٹھن ہونے والے ہیں۔ ننن کا رشتہ تو طے ہو گیا تھا، لیکن اس رشتے کی آڑ میں مجھ پر جو ظلم ہونے والا تھا، اس کا مجھے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے انسان نہیں بلکہ جذبات سے عاری مشین سمجھ رہے تھے، اور میں بے بسی کی تصویر بنی اپنے رب کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہی کوئی معجزہ دکھا دے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ معجزہ ہونے سے پہلے مجھے ذلت کی گہری کھائیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس دن جب جہارا کے رشتے کی بات پکی ہو گئی تھی تو گھر کا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ ابھی ہم اس خبر کو ہضم کر رہے تھے کہ جہارا یونیورسٹی سے بھاگتی ہوئی آئی اور آتے ہی اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ امی امی کہاں ہیں آپ؟ جلدی باہر آئیں، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ساس گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا بیٹی، خیریت تو ہے؟ جہارا کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور بولی، امی آپ یقین نہیں کریں گی، عادل کا فون آیا تھا، ان کی پروموشن ہو گئی ہے، وہ اب اسسٹنٹ کمشنر نہیں رہے بلکہ ڈپٹی کمشنر بن گئے ہیں، انہیں ضلع کا چارج مل گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ساس کی تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انہوں نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری بیٹی تو اب راج کرے گی، ڈپٹی کمشنر کی بیوی بنے گی۔ میں کونے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ جہارا نے ترچھی نظروں سے میری طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، امی اب تو ایرے غیرے کی اوقات میرے سامنے 2 ٹکے کی ہے، لوگ ترستے ہیں ایسی خدمت کو۔ میرا شوہر پورے شہر کا آفیسر ہوگا۔ ساس نے فخر سے بیٹی کا ماتھا چوما۔ ہاں میری بچی، اب تو لوگ ہماری جوتیوں کے برابر بھی نہیں رہے، تم دیکھنا تمہاری شادی کیسے دھوم دھام سے کروں گی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ اس خبر کے بعد جہارا کے سسرال والوں کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ پوری فیملی کے ساتھ کھانے پر آ رہے ہیں تاکہ رشتے کو باقاعدہ حتمی شکل دی جا سکے۔ ساس چاہتی تھی کہ انہیں اپنے گھر دعوت پر بلایا جائے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہ لوگ کتنے مہمان نواز ہیں۔ لڑکے والے امیر کبیر تھے اور میری ساس اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتی تھی۔ رات کو ساس نے مجھے کچن میں طلب کیا، سنو پرسول، عادل اور اس کے گھر والے آ رہے ہیں، کم از کم 10 قسم کے کھانے بنیں گے، بریانی، قورمہ، کباب، کھیر، ہر چیز شاہی ہونی چاہیے، مجھے کسی قسم کی کمی برداشت نہیں ہوگی۔ اگر کھانے میں ذرا سا بھی نمک مرچ اوپر نیچے ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، اماں جی اکیلے اتنا سب کچھ کیسے بناؤ گی؟ کیا کوئی مدد کے لیے آئے گا؟ ساس نے آنکھیں نکالی، کیوں تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی ہو، یک دن کام کرنے میں جان نکل رہی ہے، کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔
सब तुम्हें अकेले करना है, मुझे बस काम मुकम्मल चाहिए। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि दावत वाले दिन ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। शदीद ठंड की वजह से मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया था। मेरा जिस्म तप रहा था और सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं सुबह बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, मगर कमज़ोरी की वजह से दोबारा गिर गई। अभी मैं लेटी ही थी कि सास कमरे में आंधी तूफान की तरह दाखिल हुई। अरे महारानी, अभी तक सो रही हो? दोपहर होने को और किचन सुनसान पड़ा है, तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कमज़ोरी से उठते हुए कहा। अम्मी जी, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, जिस्म में हिम्मत नहीं है। आज मुझे छुट्टी दे दें, मैं कल सारा काम कर लूँगी। सास ने यह सुनते ही एक ज़ोरदार झटके से मेरा बाजू पकड़कर मुझे बिस्तर से नीचे उतारा। बहाने मत बना, आज मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं और तू यहाँ नखरे दिखा रही है। मेरा बेटा खा गई और अब मेरी बेटी की खुशियों को नज़र लगाना चाहती हो। उठो और जाकर काम संभालो, वरना वो हशर करूँगी कि क़यामत तक याद रखेगी। इनका रवैया इतना जुल्माना था कि मैं दंग रह गई। तेज़ बुखार में मेरा जिस्म काँप रहा था, लेकिन इनकी आंखों में ज़रा सी भी हमदर्दी नहीं थी। वो मुझे ढकेलती हुई किचन की तरफ ले गई। खबरदार, जो किचन से बाहर कदम निकाला, जब तक सारा खाना तैयार नहीं हो जाता तुम्हें पानी पीने की भी इजाज़त नहीं है। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ किचन में पहुंची। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, मगर मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। ठंडे पानी ने मेरे बुखार को और तेज़ कर दिया। बर्तन धोते हुए मुझे बेख्तियार वसीम याद आ गई। वो होते तो शायद मुझे एक गिलास पानी भी उठाने ना देते, और आज मैं जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं रोती जा रही थी और मसाले भून रही थी। दिल कर रहा था कि सब छोड़कर भाग जाऊं, माँ बाप के घर चली जाऊं, लेकिन फिर छोटी बहनों की मासूम चेहरे आंखों के सामने आ गए तो मैंने लपसी लिए। अगर मैं घर गई तो मेरी बेवा होने का ठप्पा इनकी ज़िंदगियों को भी मुतासिर करेगा। शाम हो चुकी थी, मेहमानों के आने का वक्त करीब था। किचन में खानों की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन मेरे लिए यह खुशबू भी अजाब बनी हुई थी। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया। अभी मैं आखिरी डिश तैयार कर रही थी कि सास दोबारा किचन में आई। उन्होंने देगचियों के ढक्कन उठाकर देखा। खाना तो ठीक लग रहा है, लेकिन याद रखना, मेहमानों के सामने अपनी मनहूस सूरत मत दिखाना। बस खाना लगाकर गायब हो जाना। अगर किसी चीज़ की कमी हुई तो आज की सारी रात तुम बाहर सहन में ठंडे फ्रिज पर गुजारोगी। तुम्हें कमरे में दाखिल नहीं होने दूंगी। मैंने डर के मारे जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अम्मा जी, बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आई। मेहमान आ चुके थे। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि अब मुझे भारी डिश उठाकर डाइनिंग टेबल तक ले जानी थी। बुखार से मेरा जिस्म टूट रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जमा की और पहली डिश उठाई। मुझे नहीं मालूम था कि अगला 1 घंटा मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाला है। मैंने एक आखिरी नज़र दस्तरखान पर डाली ताकि तसल्ली कर सकूं कि कोई कमी तो नहीं रह गई। मेरी टांगें बुखार की शिद्दत से कांप रही थी, लेकिन दिमाग में सास की धमकी गूंज रही थी कि अगर कोई गलती हुई तो सारी रात ठंडे सहन में गुजारनी पड़ेगी। डाइनिंग रूम से मेहमानों की खैखोखों की आवाज़ें आ रही थी। सास और जहारा की हंसी सबसे बुलंद थी, जो अपनी खुशकिस्मती के रोब झाड़ रही थी। मैंने हिम्मत करके खाने की डोंगे उठाए और डाइनिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। मेहमानों में जहारा की होने वाली सास, इनकी बेटी और वो लड़का आदिल मौजूद थे, जो अब डिप्टी कमिश्नर बन चुका था। वो सब कुर्सियों पर पराजमान थे। मुझे देखते ही कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैंने नज़रें झुकाई, कांपते हाथों से चावलों की डिश मेज़ पर रखी। आदिल के वालिदा ने मेरी तरफ गौर से देखा और फिर मेरी सास से मुखातिब हुई। बहन जी, ये लड़की कौन है? पहले तो भी इसे देखा नहीं। क्या कोई नई मुलाजिमा रखी है आपने? ये सवाल सुनकर मेरे दिल पर खंजर चला। मैं इसी घर की बहू थी, इसी ख़ानदान की इज्जत थी, लेकिन आज मेरी पहचान मिटाई जा रही थी। मेरी सास ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, अरे नहीं बहन, यह हमारे दूर की एक गरीब रिश्तेदार है। इसका शौहर मर गया था और पीछे कोई था नहीं, तो हमने तरस खाकर इसे पनाह दे दी। बेबस घर के छोटे मोटे काम कर लेती है और रोटी टुकड़ा खा लेती है। हम तो नेकी समझकर कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रही थी और मुझे घर की नौकरानी बनाकर पेश कर रही थी। मैंने ज़ब्त के घूंट पिए और खामोशी से किचन की तरफ पलट गई ताकि सालन का बड़ा डोंगा ला सकूं। मेरी आंखों में आंसू तैर रहे थे, मगर मैं इन्हें बहने नहीं दे सकती थी। मैं किचन से खुरमे का भारी डोंगा उठाकर वापस आई।
बुखार अब मेरे दिमाग को चढ़ा हुआ था। जैसे ही मैं मेज़ के करीब पहुंची, अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। चक्कर इतना शदीद था कि मेरे कदम लड़खड़ा गए और मेरे हाथों की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई। छीन एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुरमे का गर्म डोंका मेरे हाथ से फिसलकर सीधा खालिन पर जा गिरा। गर्म सालन चारों तरफ फैल गया और कांच के टुकड़े बिखर गए। मेहमान घबराकर अपनी अपनी जगह से उठी। ये मंजर देखते ही मेरी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी जगह से उठी और बिजली की तेज़ी से मेरे पास पहुंची। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती या माफ़ी मांगती, उन्होंने सबके सामने पूरी कुव्वत से एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मनहूस संधि हो क्या? सास की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। देखा आपने बहन जी, इसीलिए मैं इसे मेहमानों के सामने नहीं लाती। इसने अपनी मनहूसत यहाँ भी फैला दी। इतना महंगा खालिन और सारा खाना बर्बाद कर दिया। मेहमान हैरानगी से कभी मुझे और कभी मेरी सास को देख रहे थे। मेरे गाल पर सास की उंगलियों के निशान छप गए थे और आंसू अब छलक पड़े थे। सास का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने मेरा बाजू दबोच लिया और झंझोड़ते हुए बोली, पहले मेरे जवान बेटे को खा गई और अब मेरी बेटी के रिश्ते को आग लगाने चली है। तुम्हें तो घर में रखना ही सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा था ना कि आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन तुम बाज नहीं आई। आदिल जो खामोशी से सब देख रहा था, इसके चेहरे के तासरात बदल रहे थे, लेकिन मेरी सास अपने ही रूह में बहती जा रही थी। निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से, और याद रखना आज की रात तुम्हें घर के अंदर पनाह नहीं मिलेगी। दफ़ा हो जाओ। मैं रोते हुए वही ज़मीन पर बैठकर कांच के टुकड़े चुनने लगी। मेरी हथेलियों में कांच चुभ रहा था, लेकिन दिल का दर्द इससे कहीं ज़्यादा था। सब मेहमान मुझे हक़ारत से देख रहे थे, सिवाय इस एक शख्स के जिसकी नज़रों में इस वक्त अजीब सी कैफियत थी। वो नहीं जानती थी कि मेरा ये गिरा हुआ आंसू और ज़मीन पर बिखरा हुआ सालन मेरी तकदीर का फ़ैसला करने वाला है। सास अभी मज़ीद कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक ऐसी आवाज़ आई जिसने सबको साकित कर दिया। सास का हाथ दोबारा फिज़ा में बुलंद हुआ ही था कि मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अगले थप्पड़ की मुंतज़िर थी जो मेरी रूह को मज़ीद घायल करने वाला था, मगर वो थप्पड़ मेरे गाल तक नहीं पहुंचा। हॉल में जदार और रौबदार आवाज़ गूंजी जिसने वहां मौजूद शख्स को साकित कर दिया। बस करें, बहुत हो गया। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि डिप्टी कमिश्नर आदिल की थी। मैंने घबराकर आंखें खोली तो देखा कि आदिल अपनी निश से खड़े हो चुके थे और इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। इनकी वालिदा और बहन भी हैरानगी से इन्हें देख रही थी। मेरी सास का हाथ हवा में ही मुअल्लक़ रह गया और उन्होंने भौंकलाकर आदिल की तरफ देखा। इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बेटा, तुम क्यों परेशान होते हो? ये तो घर के मामूली मामलात हैं। इन नौकरानियों को सीधा करने के लिए कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है। तुम बैठो, खाना ठंडा हो रहा है। सास ने मुस्कुराकर नाकाम कोशिश की। नौकरानी आदिल ने सवालिया अंदाज में सास को देखा है और फिर कदम बढ़ाकर मेरे करीब आई। मैं ज़मीन पर बैठी कांच के टुकड़े मुट्ठी में दबाए काँप रही थी। आदिल ने मेरी सास की आंखों में आंखें डालकर कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये आपकी दूर की रिश्तेदार है। क्या आप अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा सलूक करती हैं? और अगर ये मुलाजिमा भी है तो क्या मुलाजिम इंसान नहीं होते? जहारा फ़ौरन अपनी माँ की हिमायत में बोल पड़ी, आदिल, आप इस 2 टके की औरत की वजह से हमसे नाराज़ हो रहे हैं। आपको नहीं मालूम ये कितनी बदतमीज़ है। इसने जानबूझकर सालन गिराया है ताकि हमारा मजाक कर सके। आदिल ने तलख नज़रों से जहारा को देखा। जानबूझकर किया? तुम मनती हो। पिछले आधे घंटे से मैं इसे नोट कर रहा हूँ। ये लड़की बुखार में तप रही है, इसके हाथ कांप रहे हैं, इसका चेहरा जर्द है। इसे आराम की ज़रूरत थी और तुम लोगों ने इसे बेकार कैंप की कैदी बना रखा है। आदिल की बात सुनकर सास के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो सफाइयाँ पेश करने लगी। अरे बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। हम तो इसे बहुत प्यार से रखते हैं। आज बस काम ज़्यादा था इसलिए प्यार से रखती हैं। आदिल ने सास की बात काट दी। सबके सामने इसे थप्पड़ मारना और जलील करना प्यार है? इसे मनहूस कहना प्यार है? मैं यहाँ रिश्ते के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं खसाइयों के घर आ रहा हूँ। ये जुमला सुनते ही जहारा के हाथों से प्लेट गिर गई। आदिल, ये आप क्या कह रहे हैं? आदिल ने फैसला किन अंदाज में कहा, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जो लोग अपने घर की इज्जत और कमज़ोरों का एहतराम नहीं कर सकते, वो किसी और को क्या इज्जत देंगे? मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इसे जालिम घराने में रिश्ता नहीं कर सकता।
सास रोते हुए आदिल के सामने हाथ जोड़ने लगी। बेटा ऐसा मत करो, हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि मंगनी वाले दिन ही रिश्ता टूट गया। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़िंदगी तो आप इस लड़की की बर्बाद कर रही हैं। आदिल ने मेरी तरफ इशारा किया। वैसे एक बात बताएं, ये वाकई आपके रिश्तेदार है या मामला कुछ और है? क्योंकि जिस नफ़रत से आपने कहा कि ये आपके बेटे को खा गई, इससे तो लगता है कि इसका इस घर से गहरा ताल्लुक़ है। सास खामोश हो गई। इनकी ज़बान कंग हो गई। वो सच बताने से डर रही थी, लेकिन आदिल की शख्सियत का रौब इतना था कि वो झूठ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी मैंने हिम्मत की और मध्यम आवाज़ में कहा, मैं इनकी बहू हूँ, इनकी मरहूम बेटे वसीम की बेवा। मेरे इन अल्फाज ने जैसे बम फोड़ दिया हो। आदिल ने चौंक कर मुझे देखा। इसकी आंखों में हैरत और दुख का एक समंदर आमिर आया था। बेवा, आदिल ने ज़ेरे लब दोहराया, तो ये माजरा है। आदिल ने यह गहरी सांस ली और अपनी वालिदा से कहा, अम्मी चले यहाँ से, अब यहाँ रुकने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जहारा और सास के रोने धोने के बावजूद आदिल अपने घर वालों को लेकर वहाँ से चला गया। इनके जाते ही घर में मौत का सन्नाटा छा गया, जो किसी बड़े तूफान का पेश खीमा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आदिल का यूं जाना मेरे लिए तो अज़ाब बनेगा ही, लेकिन कुदरत ने मेरे लिए कुछ और ही फैसला कर रखा है, जो सबकी सोच से बलातर है। आदिल और उनके घर वालों के जाते ही जैसे घर पर क़यामत टूट पड़ी। गाड़ी की आवाज़ मद्धम होती ही मेरी सास किसी ज़ख्मी शेरनी की तरह मेरी तरफ पलटी। इनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर ज़मीन पर घसीटा और चीखने लगी, खुश हो अब? कलीजा ठंडा हो गया तुम्हारा? मेरी बेटी का घर उजाड़कर अब सुकून मिल गया तुम्हें? मैंने कहा था कि मनहूस चेहरा मत दिखाना, लेकिन तुमने जानबूझकर यह ड्रामा रचाया। मैं दर्द से कराह रही थी और बुखार की शिद्दत से मेरा जिस्म आग की तरह तप रहा था। अम्मा जी, खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे चक्कर आ गया था। मेरा यकीन करे, जहारा भी रोते हुए अपने कमरे से निकली और मुझ पर पल पड़ी। अम्मी, ये डायन है, डायन। इसने हसद में आकर मेरा रिश्ता तोड़वाया है। इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं हाफिज सर की बीवी बन रही हूँ। निकाले इसे अभी इसी वक्त घर से। सास ने मुझे बाजू से पकड़कर खींचते हुए सहन की तरफ ढकेला। बाहर सख्त सर्दी थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। उन्होंने मुझे सहन के बीचों बीच धक्का देकर गिराया। तुम्हारी सज़ा यह है कि आज की पूरी रात तुम इसी ठंडे फ्रिज पर गुजारोगी। अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगी। सड़ो यहाँ और मरो। अगर सुबह तक जिंदा बच गई तो तब की तब देखी जाएगी। यह कहकर उन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मैं बंद दरवाजे को देखती रह गई। आंसुओं ने मेरा धुंधला दिया था। मैंने घुटनों में सर दिया और ठंड से सुकड़ गई। बुखार मेरे दिमाग को चढ़ा हुआ था और दांत कटकटा रहे थे। वसीम बहुत याद आ रहे थे। वो होते तो कोई मुझे हवा भी न लगने देता। रात जैसे तैसे अजाब बनकर गुजरी। कभी होश आता तो कभी गशी तारी हो जाती। सुबह की अजानों के साथ ही दरवाज़ा खुला। सास बाहर निकली। इनके हाथ में मेरा छोटा सा बैग था जिसमें मेरे चंद कपड़े थे। उन्होंने बैग मेरे मुंह पर मारा। उठो, बहुत हो गया तमाशा। अब एक लम्हा भी मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाओ। जाओ, जाकर सड़कों पर भीख मांगो या अपने गरीब बाप के सर पर जाकर मरो। मुझे कोई सरोकार नहीं। मैंने ललचते हुए हाथों से बैग उठाया। या टांगों में खड़े होने की सिकत नहीं थी, लेकिन इज्जत बचाने के लिए वहाँ से निकलना ही बेहतर था। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। अभी मैं गेट की तरफ पहला कदम बढ़ाने ही लगी थी कि अचानक गेट पर दस्तक हुई। सास और जहारा चौंक गई। इतनी सुबह कौन हो सकता था? सास ने जहारा को इशारा किया कि मुझे साइड पर छपा दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुलाजिमा ने गेट खोल दिया था। सामने आदिल खड़ा था, वही आदिल जो कल रात रिश्ता तोड़कर गया था। इसके चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। सास इसे देखकर हकला गई। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल तो तुम सब ख़त्म करके गए थे ना? आदिल ने एक नज़र मुझ पर डाली जो सर्दी से ठरठरा रही थी और बुखार से कांप रही थी। इसने मेरी हालत देखकर मुट्ठी भींच ली। मैं सब ख़त्म करके गया था आंटी, लेकिन एक चीज़ अधूरी रह गई थी। आदिल ने मजबूत लहजे में कहा। मैं पूरी रात सो नहीं सका। ये एक बोझ था दिल पर, इसे ही उतारने आया हूँ। जहारा की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। क्या आप माफ़ी मांगने आए हैं? आदिल, क्या आपने अपना फ़ैसला बदल लिया है? मैं जानती थी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
आदिल ने जहारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा चलता हुआ मेरे करीब आ गया। सास चीखे, खबरदार इस मनहूस के पास भी मत जाना, हम इसे घर से निकाल रहे हैं, ये इसी काबिल है। आदिल ने मुड़कर सास को देखा और एक ऐसा जुमला कहा जिसने ज़मीन और आसमान हिला दिए। जिसे आप घर से निकाल रहे हैं, मैं इसी को लेने आया हूँ। सास और जहारा पत्थर की हो गई। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं खुद हैरत के समंदर में गरक थी कि यह अजनबी शख्स जो कल तक मुझे जानता भी नहीं था, मेरे लिए वापस क्यों आया है। क्या वो मुझ पर तरस खा रहा है या मामला कुछ और है। मुझे क्या मालूम था कि आदिल की वापसी सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि एक ऐसा बंधन है जो सदियों से लिखा जा चुका था। आदिल के मुंह से ये जुमला सुन करके वो मुझे लेने आया है, मेरी सास और जहारा के चेहरों का रंग फिक हो गया। सास ने एक जोरदार खैखका लगाया, जैसे इन्हें आदिल की दिमागी हालत पर शक हो गया हो। तुम होश में तो हो बेटा, लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं। ये मेरे बेटे की बेवा है, इसने मेरे हंसते बसते घर की बर्बाद कर दिया है। तुम इसे ले जाकर क्या करोगे, अपने घर में मुलाजिमा रखोगे? सास ने जहर खंदो लहजे में कहा। आदिल ने संजीदगी से सास की तरफ देखा और इंतहाई ठहराव के साथ बोला, नहीं आंटी, मैं इसे मुलाजिमा बनाकर नहीं ले जा रहा, मैं इसे इज्जत देने आया हूँ। मैं सबा से शादी करूँगा। ये अल्फाज किसी धमाके से कम नहीं थे। जहारा के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई, शादी? आदिल, आप पागल हो गए हैं। आप मुझ जैसी पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की को छोड़कर इस जाहिल और बेवा औरत से शादी करेंगे? ये तो हमारे घर की नौकरानी बनने के काबिल भी नहीं है। आदिल ने गुस्से से जहारा को खामोश रहने का इशारा किया। बस एक लफ्ज़ और नहीं। खूबसूरती चेहरे में नहीं, इंसान के किरदार और ज़रफ़ में होती है, जो तुम लोगों में मुझे कहीं नज़र नहीं आई। बुरी सास गुस्से से कांपने लगी और मेरे करीब आई और चीख कर बोली, ये मेरे बेटे की बेवा है। ये आप क्या कह रहे हैं? लोग क्या कहेंगे? डिप्टी कमिश्नर एक बेवा से शादी कर रहा है जिसका शौहर अभी कुछ महीने पहले ही मर गया। क्या तुम्हें दुनिया की कोई और लड़की नहीं मिली? आदिल ने यह कदम आगे बढ़ाया और पूरी मजबूती से कहा, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। आपके बेटे की बेवा है तो क्या हुआ? क्या बेवा को जीने का या दोबारा शादी करने का हक़ नहीं होता? हमारा मज़हब और हमारा क़ानून इसे यह हक़ देता है। मैं इससे शादी करूँगा क्योंकि मैंने कल रात को इसकी आंखों में जो हया और दुख देखा है, इसने मुझे फ़ैसला करने पर मजबूर कर दिया है। मैं दीवार से टेक लगाई ये सब सुन रही थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है। बुखार की वजह से मेरा सर चकरा रहा था, लेकिन आदिल की बातें मेरे दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। जहारा ने रोते हुए कहा, मैं बर्बाद हो गई। इस मनहूस ने मुझ पर कोई जादू करके दिया है। आदिल, ये औरत बहुत चालाक है, इसने मजलूम बनकर आपको फंसा है। खामोश हो जाओ जहारा। आदिल की आवाज़ में ऐसी गरज थी कि वो सहम गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लोग इसके साथ क्या सुलूक करते हो। जो लोग अपनी ही भाभी को जानवरों की तरह सहन में फेंक सकते हैं, वो मुझसे वफादारी की क्या उम्मीद रखेंगे? फिर आदिल मेरी तरफ मुड़ा। इसने निहायत नरम लहजे में मुझसे कहा, सबा, तुम्हें इन जालिम लोगों के पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और फिर तुम्हारे वालिदैन के घर जाकर बाकायदा तुम्हारा हाथ मांगूंगा। तुम अब तन्हा नहीं हो। सास ने रास्ता रोकने की कोशिश की। मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, ये मेरे घर की इज्जत है। आदिल ने तलख मुस्कुराहट के साथ कहा, इज्जत? इज्जत तो आपने रात ही सहन में फेंक दी थी। अब ये आपकी घर की इज्जत नहीं, बल्कि मेरी होने वाली जिम्मेदारी है। हट जाए रास्ते से। आदिल ने आगे बढ़कर मेरा बैग उठा लिया। मैंने लड़खड़ाते कदमों से चलने की कोशिश की तो मुझे चक्कर आ गया। करीब था कि मैं गिर जाती। आदिल ने मुझे सहारा दिया। इस वक्त सास और जहारा की आंखों में जो शिकस्त और गुस्सा था, वो दीदिनी था। वो अपनी ही बिछाई हुई साजिशों की जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। आदिल मुझे गाड़ी में बिठाकर ले गया। पीछे मुड़कर मैंने इस घर को देखा जहां मैंने जिल्लत के अनगिनत लम्हे गुजारे थे। मुझे नहीं मालूम था कि आदिल मुझ पर इतना मेहरबान क्यों है, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे सर से काले रात का साया हट रहा है और एक नई सुबह तुलू होने वाली है। मगर ये नई सुबह अपने दामन में यह कैसा राज छुपाए हुए थी जो मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने वाला था। गाड़ी मेरे मैके की गली में रुकी तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आदिल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे सहारा देकर बाहर निकाला। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अब्बा बाहर निकले।
मुझे इस खस्ता हालत में देखकर इनके हाथ से तस्वीर गिर गई। सबा बेटी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अब्बा की आवाज़ भर आ गई। अम्मा भी दौड़ती हुई बाहर आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरी बच्ची, उन्होंने तुम्हें मारा है? बताओ मुझे क्या हुआ है? आदिल खामोशी से एक तरफ खड़ा था। अब्बा की नज़र जब इस अजनबी बावखा शख्स पर पड़ी तो वह हैरान हुए। बेटा, आप कौन हैं और मेरी बेटी को इस हालत में लेकर आए हैं? आदिल ने मौदबाना अंदाज में सलाम किया और आगे बढ़कर अब्बा का हाथ थामा। चिचा जान, मैं आदिल हूँ। मैं सबा को इस जहन्नम से निकाल कर लाया हूँ जहाँ इसकी कदर नहीं की जा रही थी। मैं आपसे एक बहुत अहम बात करने आया हूँ। अब्बा ने हमें अंदर बैठने का कहा। कमरे में बैठकर आदिल ने वो सब कुछ बता दिया जो पिछली रात और आज सुबह हुआ था। अब्बा और अम्मा सुनकर लरस गए कि इनकी बेटी किन हालात से गुजर रही थी। फिर आदिल ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ किया और संजीदगी से बोला, चिचा जान, मैं जानता हूँ ये वक्त मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं सबा को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इसे वो तमाम खुशियाँ दूंगा जो इसका हक़ है। अब्बा और अम्मा सकते में आ गए। अब्बा ने नम आँखों से आदिल को देखा। बेटा, तुम एक डिप्टी कमिश्नर हो और हम गरीब लोग। सबा एक बेवा है। दुनिया क्या कहेगी? क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे? आदिल ने मुस्कुराकर कहा कि दुनिया का काम है बातें करना। मैं अपने फैसले का खुद जिम्मेदार हूँ। मेरे लिए सबा का बेवा होना कोई ऐब नहीं है। मुझे बस आपकी इजाज़त चाहिए। अब्बा ने मेरी तरफ देखा। मैंने नज़रें झुका ली। मेरे दिल में वसीम की याद थी, लेकिन आदिल का एहसान और इसका खुलूस भी इनकार करने के काबिल नहीं था। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। अब्बा ने आदिल के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। तो तुमने मेरी डूबती कश्ती को किनारा दिया है। इसी शाम सादगी से निकाह की तकरीब मुनक़िद हुई। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। जब मैंने कबूल है कहा तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का एक दिन बाब बंद हो गया है। आदिल ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी थी, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स जो आज मेरा शौहर बना है, इसका मुझसे खून का एक ऐसा रिश्ता है जिससे मैं और मेरे घर वाले बरसों से अनजान थे। निकाह के बाद आदिल मेरे पास आया। सबा, चलो अपने घर चलते हैं। मैंने हैरत से पूछा, कौन से घर? आपके घर वाले तो मुझे कबूल नहीं करेंगे। आदिल ने पुरइसरार मुस्कुराहट के साथ कहा, इस घर में जहाँ तुम्हारा असल हक़ है, वो घर जो तुम्हारा मुंतज़िर है। रास्ते में तुम्हें यह कैसी हकीकत बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। गाड़ी एक आलीशान बंगले के पोर्च में रुक गई। ये आदिल का सरकारी घर था। मैं अभी तक सकते के आलम में थी। यकीन नहीं आ रहा था कि चंद घंटों में मेरी ज़िंदगी का रुख किस तरह बदल गया है। आदिल ने दरवाज़ा खोला और मुझे इज्जत के साथ अंदर ले गया। ड्राइनिंग रूम में बैठते ही मैंने हिम्मत जमा की और वो सवाल पूछा जो मेरे दिल में खटक रहा था। मैंने हाथ बांधकर आदिल के सामने खड़ी हो गई और लरजती आवाज़ में पूछा, आदिल साहब, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं एक बेवा हूँ, एक ठुकराई हुई औरत हूँ। आप तो मुझे जानते भी नहीं थे, फिर इतना बड़ा फ़ैसला क्यों? आदिल ने मेरे बंधे हुए हाथों को देखा और नरमी से बोला, सबा, हाथ बांधने की कोशिश नहीं है। तुम मेरे सामने मुजरिम नहीं बल्कि मेरी शरीक हयात हो, और रही बात जानने की तो तुम गलत फहमी का शिकार हो। मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से जानता हूँ। मैं हैरत से इन्हें देखने लगी। क्या मतलब? मैं तो आपसे कभी नहीं मिली। आदिल मुस्कुराए और अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकालकर मेरे सामने रख दी। ये मेरे बचपन की तस्वीर थी जो अब्बा ने बहुत शौक़ से बनवाई थी। ये तस्वीर याद है? आदिल ने पूछा। ये तस्वीर मेरे पास तब से है जब मैं अमेरिका पढ़ने गया था। मेरे चेहरे पर सवालिया निशान देखकर उन्होंने राज से पर्दा उठाया। सबा, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे ताया का वही बेटा हूँ जिसका जिक्र तुम्हारे अब्बा अक्सर किया करते थे। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ताया का बेटा? लेकिन वो तो, हाँ, वो मैं ही हूँ। आदिल ने बात मौमल कि मेरे वालिदैन यानी तुम्हारे ताया और ताई के पास 5 औलाद थी, लेकिन मेरी माँ की बहन यानी मेरी मुँह बोली माँ और तुम्हारी खाला के पास औलाद नहीं थी, इसलिए बचपन में मुझे इन्हें दे दिया गया था। मैं वही पला बड़ा और फिर बाहर चला गया। मैं तुमसे कभी मिला नहीं था, लेकिन चिचा जान तुम्हारे वालिद अक्सर ख़तों के साथ तुम्हारी तस्वीरें भेजा करते थे। मैंने तस्वीरों में तुम्हारी सादगी और मासूमियत देखी तो दिल हार बैठा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वही बिछड़ा हुआ रिश्ता था
جس کے لیے ابا اداس رہتے تھے۔ عادل نے جذباتی لہجے میں بات جاری رکھی۔ میں نے واپس آ کر سب سے پہلے اپنے والدین کو بتایا کہ میں شادی کروں گا تو صرف صبا سے، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں دل محسوس کر رہ گیا اور اپنے کام میں گم ہو گیا۔ پھر اچانک مجھے خبر ملی کہ تم بیوہ ہو گئی ہو، اور جب میں اتفاقاً تمہاری ننند کے رشتے کے لیے وہاں پہنچا اور تمہیں اس حال میں دیکھا تو میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں تمہیں مزید رکنے نہیں دوں گا۔ تم میری کزن بھی ہو اور میری محبت بھی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے۔ جسے میں اجنبی سمجھ رہی تھی وہ تو میرا اپنا خون، میرا محافظ نکلا۔ مجھے ابا کی بات یاد آ گئی کہ اللہ راستے خود بناتا ہے۔ میرا نصیب جو کل تک تاریک تھا، آج عادل کی شکل میں چمک اٹھا تھا۔ دوسری طرف میری ساس اور جہارا کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی کہ عادل کوئی اور نہیں، میرا اپنا کزن ہے اور اب میں ڈی سی کی بیگم بن کر راج کر رہی ہوں، تو وہ حسد کی آگ میں جل بھن گئی۔ جہارا کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور میری ساس کو اپنی بیٹی کے لیے اب کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے اور اپنی کرنی پر پچھتانے لگے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا تھا۔ وسیم کی وفات اور ساس کے ظلم کے بعد اللہ نے مجھے عزت اور محبت کے ایسے مقام پر پہنچا دیا تھا جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بے شک انسان تدبیر کرتا ہے، لیکن فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں اور دوسروں کا حق نہیں مارتے، اللہ انہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ تکبر اور ظلم کرتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دے۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔